हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सुनील स्वागत करता हूं अपने शो सुनील की सफ़र कहानी में। दोस्तों, आपने काफ़ी जगहों के बारे में सुना होगा। उसमें से एक मैं काफ़ी पॉपुलर जगह में आया हूं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे कैसे घूमें, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, सीज़न क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेज कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे बजट कर सकते हैं अपनी इस ट्रिप को, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं आया कहाँ पे हूँ। इस वक्त मैं हूँ मैक्लोडगंज में। जी हाँ, आप पीछे नज़ारा देख रहे होंगे कि मैक्लोडगंज का इलाका है, लेकिन मैक्लोडगंज में काफ़ी भीड़ भड़का और काफ़ी कमर्शलाइज टूरिस्ट प्लेस है। तो आप अगर थोड़ा सा ऐसी जगह पे आके भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा शांति भरे वातावरण में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप चुनिए धर्मकोट में। जी हाँ, मैं इस वक्त जहाँ जिस जगह बैठा हुआ हूँ, जहाँ मैंने स्टे किया है, ये है धर्मकोट। ये धर्मकोट का एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा एक रिसॉर्ट है, उसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से पूरा नज़ारा मुझे दिखाई दे रहा है मैक्लोडगंज का। था मंडे को, आज है वेडनेसडे। 2 दिन के अंदर आप बड़े आसानी से मैक्लोडगंज, धर्मशाला, धर्मकोट को कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहिए, देखिए, इस सफ़र का मज़ा लीजिए। स्टे ट्यून। चलते हैं एक शानदार खूबसूरत सफ़र की ओर, सुनील की सफ़र कहानी में मैक्लोडगंज से धर्मशाला की ओर। मैक्लोडगंज की एक प्यारी सी सुबह, और हमने किया चेक इन अपने इस प्यारे से होटल में, जहां से पूरे मैक्लोडगंज का नज़ारा साफ नजर आता है। पहाड़ों की खूबसूरती को निहारते हुए हमने अपना नाश्ता बनाया और निकल पड़े मैक्लोडगंज के लोकल साइट सीन कवर करने। पहला दिन था, सफर से शरीर थोड़ा थका था, इसलिए पहले दिन मैक्लोडगंज के लोकल नज़ारों का आनंद लेने का ही फैसला किया, जो कि एक अच्छा फैसला साबित हुआ। मैक्लोडगंज के लोकल कैफे में खाना खाया, खूब घूमे, और शाम कब गुजर गई पता ही नहीं चला। कितने जलवे हवाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं नहीं वासना तुम्हें मिटाता रहूं। ओके गाइस, डे 1 आज का कंप्लीट रहा मैक्लोडगंज में। अच्छा, मुझे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने का मन करा, इसलिए मैं ये बीच में इंटरप्ट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैक्लोडगंज एक बहुत ही भरी हुई, बहुत ही क्राउडेड जगह है। कमर्शियलाइज पहाड़ी इलाका है। यू कैन सी बिहाइंड मी, आप देख सकते हो पीछे, मतलब पूरा ये इलाका। लेकिन यहाँ पर भी मैक्लोडगंज सुंदर बहुत है, यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने को, एक्सप्लोर करने को। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप सुकून और थोड़ा सा शांति, थोड़ा कम क्राउडेड अगर इलाका चाह रहे हो, तो आप धर्मकोट में रुकना। मैं इस वक्त यहाँ धर्मकोट में हूँ, और आप थोड़ा बहुत व्यूज में आपको जितना दिखा सकूं, ये सारा पीछे मैक्लोडगंज है पूरा, और हमारा एकदम शांत, एकदम बढ़िया व्यू है। सन्नाटा है, बढ़िया है, मजेदार इलाका है एकदम। नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है। यहाँ आना वर्थ हो जाएगा आपका। आप यहाँ आओ, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक जहाँ मेरा इशारा जा रहा है वहाँ पे भागसूनाथ वाटरफॉल है, लेकिन मैं रुका धर्मकोट में हूँ। जो मेन मार्केट है मैक्लोडगंज से पहले, वहां पे आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा। 2 कट जा रहे होंगे, नीचे वाला जा रहा होगा मैक्लोडगंज की ओर, ऊपर वाला जा रहा होगा धर्मकोट की ओर। ऊपर वाला धर्मकोट की ओर आप पकड़िएगा। मेरा कहना यह है, आप धर्मकोट में स्टे करिएगा। ओके, आगे देखते हैं व्लॉग क्या होता है। दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ के सबसे चर्चित और पवित्र स्थल से, यानी भागसूनाग मंदिर से शुरू की।
ये मंदिर मैक्लोडगंज के पास स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो शिवजी को समर्पित है। ये जगह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का संबंध भागसु नाग और राजा भागवत की कथा से है, जिसमें कहा जाता है कि राजा भागवत ने नाग देवता के जल स्रोत पर कब्जा कर लिया था और फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नाग देवता भागसु की जीत हुई। लेकिन नाग देवता ने राजा भागवत को क्षमा कर दिया और इस स्थान को पवित्र बना दिया। मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल कुंड भी है जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। आप जब यहां जाएं तो मंदिर में दर्शन करें, जल कुंड में स्नान करें, आसपास के कैफे और दुकानों का खूब मजा लें और बाद में भागसु नाग वाटरफॉल ट्रैक पर भी जाएं, जो कि एक बेहद सुंदर और पिकनिक स्पॉट का आनंद आपको देगा। यहाँ मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच मौसम अच्छा रहता है। कुल मिला के भागसुनाथ मंदिर अपने आप में एक पवित्र स्थान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग पॉइंट भी है जहां आप तरोताजा हो जाएंगे। भागसुनाथ मंदिर से अब हम निकल चुके हैं भागसुनाथ वाटरफॉल की ओर। भागसुनाथ वाटरफॉल, जिसे भक्सु फॉल भी कहा जाता है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कि मैक्लोडगंज का ही है। दोस्तों, मौसम अगर सुहाना हो तो भागसु वाटरफॉल ट्रैक का मजा ही कुछ और है। ट्रैक आसान है और नजारे शानदार। दोस्तों, भागसु वाटरफॉल झरना लगभग 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और मानसून के दौरान तो इसकी सुंदरता अपने चरम पर होती है, जब पानी का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए बहुत आनंदमय अनुभव प्रदान करता है। इस झरने के बेहद ठंडे पानी में सिर्फ एक कदम रखते ही आप तरोताजा हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि आप फिसल भी सकते हैं। कुल मिलाकर भागसु वाटरफॉल प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है जो पर्यटकों को शांति और सुकून प्रदान करता है। रुक जा यार। तीसरे दिन की शुरुआत हमने मैक्लोडगंज और धर्मशाला के कुछ फेमस पॉइंट को कवर करने की प्लानिंग से की, जिसमें सबसे पहले हम पहुंचे सेंट जॉन्स चर्च पे, जिसे सेंट जॉन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च भी कहा जाता है।
कि धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज क्षेत्र में स्थित है एक ऐतिहासिक एंग्लिकन चर्च है। यह चर्च 1852 में सेंट जॉन्स द बैप्टिस्ट को समर्पित करके बनाया गया था और इसे नियो गॉथिक वास्तुकला शैली में निर्मित किया गया। यह चर्च घने देवदार के जंगलों के बीच होने की वजह से इसे इन द वाइल्डरनेस नाम दिया गया। चर्च की मुख्य विशेषता इसके बेल्जियन स्टेंड ग्लास खिड़कियां हैं, जिन्हें लेडी एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन की पत्नी ने दान दिया था। 1905 में कांगड़ा भूकंप में, जिसमें क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ था, चर्च की संरचना बची रही। हालांकि इसकी घंटी टावर नष्ट हो गई थी। बाद में 1915 में इंग्लैंड से एक नई घंटी मंगवाई गई और इस चर्च परिसर में स्थापित किया गया। यकीन मानिए दोस्तों, आपने चाहे जितने चर्च देखे हों, लेकिन इस चर्च की एनर्जी ही कुछ अलग है। घने देवदार के जंगल में बसा ये चर्च ईश्वर का एहसास कराता है और इसी चर्च के पीछे बना कब्रिस्तान आपको एक अलग ही अनुभव देता है। मैंने भी यहाँ कुछ वक्त इन कब्रों के साथ बिताया और एहसास किया कि जो अब हमेशा के लिए सोए हुए हैं, वो कभी आपकी मेरी तरह जिंदा रहे होंगे। कुल मिलाकर वही एक अनुभव कि हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। इस पूरी विजिट के बाद एक अजीब सी खूबसूरत खामोशी का अनुभव लिए हम निकल पड़े अपने अगले पॉइंट पर। नड्डी व्यू पॉइंट धर्मशाला के पास स्थित एक खूबसूरत और शांत जगह है, जो खास तौर पर धौलाधार पर्वतमाला के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है। ये मैक्लोडगंज से करीब 3-4 किलोमीटर और धर्मशाला से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं या मैक्लोडगंज से लोकल ट्रैकिंग करके भी पहुंच सकते हैं। नड्डी व्यू पॉइंट से बर्फ से ढकी पहाड़ियां बेहद पास और साफ दिखाई देती हैं, जो ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों को देखने का एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। दोस्तों, इस नड्डी व्यू पॉइंट पे ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए प्रकृति के बीच शांति से बैठकर नजारे देखने का एक अलग ही मजा आता है। यहाँ से थोड़ी दूर कुछ फेमस ट्रैक भी शुरू होते हैं, जैसे त्रियुंद ट्रैक और कारेरी लेक ट्रैक। यहाँ आसपास के गांव में आपको तिब्बती संस्कृति भी साफ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय बेस्ट होता है। भीड़ भी कम होती है और मौसम भी शानदार रहता है। दोस्तों, यकीन मानिए, नड्डी व्यू पॉइंट का नजारा इतना शानदार, इतना सुंदर है कि आप वहां बैठकर घंटों शांति के साथ अपने साथ कुछ पल बिता सकते हैं। नड्डी व्यू पॉइंट से वापस लौटते समय हमें डल लेक मिली, जो कि एक और फेमस पॉइंट है मैक्लोडगंज का। लेकिन डल लेक में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए ये हमें खाली मिली।
वैसे इस झील के चारों तरफ हरे भरे जंगल और पहाड़ियां हैं, जहां बैठकर आप झील और आसपास के वातावरण का एक थेरेपी की तरह आनंद ले सकते हैं। ये झील तिब्बती और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र मानी जाती है और यहाँ एक शिव मंदिर भी है, जहां हर साल एक धार्मिक मेले का आयोजन भी होता है। उम्मीद करता हूं कि जब आप यहाँ आए तो ये झील आपको हरी भरी मिले और आप इसका खूब लुत्फ उठा सकें। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एक बेहद अनोखी और खूबसूरत जगह पे, धर्मशाला कांगड़ा घाटी में स्थित टी गार्डन में। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि धर्मशाला अपने सुंदर चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। ये बागान धौलाधार पर्वतमाला में फैले हुए हैं और यहाँ कांगड़ा चाय का उत्पादन होता है। घूमने और फोटोग्राफी के लिए ये टी गार्डन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। धर्मशाला का ये टी गार्डन भारत का सबसे छोटा चाय उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन पहाड़ों से घिरी इसकी प्राकृतिक सुंदरता इसे दूसरे चाय बागानों से बिल्कुल अलग बनाती है। आप जब कभी धर्मशाला आएं तो इस टी गार्डन को विजिट करना ना भूलें और आप यहां आके अनेकों तरह की वैरायटी वाली शुद्ध कांगड़ा चाय की खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, टी गार्डन के बाद अब हम आए हैं हिमाचल के वॉर म्यूजियम में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल उन बहादुर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने 1947, 48, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह स्मारक 3 खंबे 24 फीट के काले ऊंचे पत्थरों के पैनलों से निर्मित है, जिन पर शहीदों के नाम अंकित हैं। स्मारक के चारों ओर हरे भरे उद्यान और घुमावदार मार्ग हैं, जो इसे शांति और स्मरण का वातावरण प्रदान करते हैं। ये स्थान स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है, जहां वे देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये स्मारक न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की स्मृति का सम्मान करना चाहते हैं। यहाँ आकर आपको भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और देशभक्ति का स्पष्ट अनुभव होगा और आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन के आखिरी डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं और ये है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में स्थित ये एक विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान है। यह स्टेडियम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय स्थान के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह धौलाधार पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर यानी 4780 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे ये विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियमों में से एक बनता है। क्रिकेट प्रेमियों के अलावा ये स्टेडियम पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र है। दर्शकों को यहाँ से धौलाधार पर्वतमाला का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र ट्रैकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। कुल मिलाकर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम न केवल एक खेल स्थल है, बल्कि एक प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे मैच देख रहे हो सही में। पब्लिक के ऊपर जब कैमरा आता है ना, वो वाला वो आ रहा है। इसी तरह आज का दिन भी यहीं ढल गया। कई खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे और दिल में समेटकर हम चल दिए वापस मैक्लोडगंज अपने होटल की ओर। दोस्तों, चौथे दिन को हमने बचा कर रखा था एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जिसकी वजह से धर्मशाला को विश्व में जाना जाता है। एक ऐसी जगह
जहां वक्त थम जाता है और आत्मा एक नई जिंदगी को अनुभव करती है, जहां सन्नाटा भी कुछ कहता है। और ये जगह है दलाई लामा का आश्रम। दोस्तों, दलाई लामा मोनेस्ट्री में जाते वक्त याद रखिएगा कि ये एक बेहद पवित्र स्थान है और प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, इसलिए कोई भी आपत्तिजनक वस्तु साथ में लेकर न जाएं, क्योंकि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। नाम गयाल मठ, ये कोई आम आश्रम मठ नहीं है। ये तिब्बत की आत्मा है जो हिमाचल की वादियों में सांस लेती है। 1959 में जब तिब्बत जला तब दलाई लामा ने इस धरती पर शरण ली और यहीं से स्थापित हुआ दलाई लामा का ये आश्रम। आश्रम में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको छूकर कहती है कि आराम कर, अब तू सुरक्षित है। हर कोने में प्रार्थना चक्र घूमते हैं जैसे समय के पहिए, और हर झंडा हवा के साथ बुदबुदाता है जैसे कोई दुआ, कोई मुराद। कहा जाता है कि इन प्रार्थना चक्र को एक बार घुमाने से आपने करीब 1000 बार पवित्र मंत्र का उच्चारण किया है, यानी ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम। इसी तरह इन चक्र को घुमाने से आपने 1000 बार इस ओम मानी पद्मे हम जैसे पवित्र मंत्र का उच्चारण कर दिया है। यहाँ बैठा दलाई लामा का आश्रम भले ही खाली हो, लेकिन उसकी मौजूदगी आज भी हर पत्थर में, हर दीवार में गूंजती है, शांति, करुणा और चेतना की आवाज बनकर। अगर आप खुद से मिलना चाहते हैं तो बस एक बार इस आश्रम में आकर चुपचाप बैठकर देखिएगा। पवित्र मंत्रों की आवाज आपके सीधे दिल में उतर जाएगी। तो आप जब भी धर्मशाला आएं तो महसूस कीजिएगा इस अनुभव को, आपके अंदर की इस आवाज को, क्योंकि यहाँ हर यात्रा एक अंदरूनी सफर मानी जाती है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ आओ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜਿੱਪਾਂ ठीक करवाओ, ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਪਾਂ लगवा सकते हो। तो दोस्तों, अपने 4 दिन की धर्मशाला मैक्लोडगंज की इस खूबसूरत यात्रा का अंत यहीं होता है। सुनील की सफर कहानी में ये सफर भी यादगार रहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सफर आपको काफी अच्छा लगा होगा। जितनी जानकारी मैं दे सकता था, जुटा सकता था, मैंने आपके लिए जुटाई। वाकई में बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत लोकेशंस थी, काफी कुछ है देखने को। एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, 2 दिन भी एक कम पड़ सकते हैं अगर आप रुकना चाहें तो, और अगर अपने हिसाब से आप कवर करना चाहें तो। अब बात करते हैं कब आए। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि मानसून के सीजन में आप पहाड़ों पे ना जाएं। मैं यहाँ पे आया हूँ अप्रैल की स्टार्टिंग में, मार्च के एंड में। अगर आपको बर्फ देखने का शौक है तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप आ सकते हैं। मेन बर्फ का, स्नोफॉल का जो टाइम होता है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, लेकिन अक्टूबर से काफ़ी यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा और काफ़ी सीजनेबल, बड़ा अच्छा मतलब फील होता है इसलिए। और ग्रीनरीज देखने का शौक है तो आप अभी देख ही रहे हैं, मैंने आपको पूरे सफ़र में दिखाया ही। थोड़ी हल्की गर्मियों में आप आएंगे तो काफ़ी आपको सुहाना मौसम, ठंडी हवाओं के साथ में फील होगा। रात में थोड़ी सी हल्की हल्की सर्द हवाएं चलती हैं। अब बात करते हैं बजट क्या रहेगा। देखिए, मैक्लोडगंज धर्मशाला एक बहुत ही कमर्शियलाइज टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही कमर्शियलाइज हिल स्टेशन है। यहाँ पे रिसोर्ट्स की, होटल्स की कोई कमी नहीं है, होम स्टेज की भरे पड़े हैं। लेकिन हो सके तो ऑनलाइन स्टे करके ही ऑनलाइन बुक करके ही आइएगा, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। बजट आपके ऊपर है ऑब्वियसली, जैसे मैंने हमेशा बताया कि 1 लाख भी कम पड़ सकते हैं और 10,000 में भी काम हो सकता है। वो तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत बात होती है कि
अगर मैं बोल दूं कि 500 रुपये में आपको यहाँ रूम मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल भी सकता है, लेकिन व्यूज नहीं मिलेंगे, काम चलाऊ रूम होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बजट आपके ऊपर ही है। बस हाँ, हो सके तो ऑनलाइन बुक करके आइएगा, जिससे आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी आप जब इतना लंबा सफर तय करके आते हैं तो उस वक्त बस ये मन करता है कि आप बस जल्दी से अपने होटल में स्टे करो और थोड़ी देर रेस्ट करो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं सुनील की सफर कहानी में अगले सफर पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।